एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब दो या दो से ज़्यादा कोई पर्सन जॉइन होके किसी एक कॉमन पर्पस के लिए खड़े होते हैं और अर्न करते हैं। मान लो दो या दो से ज़्यादा पर्सन है ना, एक कमेटी वगैरह बना लिया, ग्रुप बना लिया किसी एक कॉमन पर्पस के लिए। पर्पस क्या होगा? अर्न, इनकम अर्न करने के लिए किसी दो या दो से ज़्यादा पर्सन ने ग्रुप बना लिया। और एनी अदर पर्सन, ये कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कंपनी हो सकती है, दो या दो से ज़्यादा ग्रुप ऑफ पर्सन अगर कोई एसोसिएशन बना लेते हैं तो वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन में आते हैं। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इसमें भी जब मतलब कोई बाय चांस या बाय बर्थ किसी भी वजह से इकट्ठे हो जाते हैं तो उसे हम बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बोलते हैं। लोकल अथॉरिटी, एन अथॉरिटी जो लीगली एंटाइटल है गवर्नमेंट के द्वारा विद द मैनेजमेंट और कंट्रोल जो भी है म्यूनिसिपल या लोकल फंड है उसके अकॉर्डिंग। ये जो अथॉरिटी है जैसे म्यूनिसिपैलिटी हो सकती है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ये सब हो सकते हैं। लोकल अथॉरिटी है ये सारी जो लीगली एंटाइटल होती है गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स पे करने के लिए। ये हो गया म्यूनिसिपैलिटी, एमसी हो गया, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गया ये। फिर आता है आर्टिफिशियल जुरिडिक्शल पर्सन। ये इसका मतलब इसमें जो पब्लिक कॉरपोरेशंस होती हैं जो एक स्पेशल एक्ट, जो लेजिस्लेचर का जो स्पेशल एक्ट होता है उसके अंडर इन्हें बनाया जाता है पब्लिक कॉरपोरेशन को, जैसे आइडियल, डीटी, यूनिवर्सिटी वगैरह, ये हो जाएंगे जो आर्टिफिशियल जुरिडिक्शन पर्सन बोले जाते हैं। फिर आता है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर को सेक्शन 3 के अंदर डिफाइन किया जाता है जबकि असेसमेंट ईयर को सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 के अंदर डिफाइन किया गया है। प्रीवियस ईयर वो ईयर जिस ईयर में हम पैसा अर्न करते हैं तो वो प्रीवियस ईयर हो गया। असेसमेंट ईयर वो ईयर हो गया जिस ईयर में हमें जो पिछले साल जो हमने पैसा कमाया है, इनकम कमाई है, उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा, वो असेसमेंट ईयर हो जाएगा। इनकम टैक्स ना टोटल इनकम के ऊपर चार्ज किया जाता है जो पिछले साल की इनकम होती है, जो इस साल में जो टैक्स रेट प्रिस्क्राइब किया गया होता है एक रेलिवेंट फाइनेंस एक्ट के द्वारा, तो उसके ऊपर लगाया जाता है। कुछ पॉइंट दे रखे हैं। जनरली क्या होता है, जो प्रीवियस ईयर होता है वो मीन्स फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रोसीडिंग असेसमेंट ईयर, यानी जो मान लो जो हमारा अगला 22-23 है, ये 22-23 है, फिर अगला 23-24, 23-24 हमारा असेसमेंट ईयर है तो उसे बिल्कुल पिछला साल प्रोसीडिंग ईयर हो गया, वो प्रीवियस ईयर होता है। फाइनेंशियल ईयर हमेशा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को ख़त्म होता है। जो फाइनेंशियल ईयर होता है ना वो यूनिफॉर्म होता है प्रीवियस ईयर के लिए, जितने भी असेसी और सोर्स ऑफ इनकम है सबके लिए, जो 31 मार्च को ही ख़त्म होता है। इन केस मान लो कि कोई भी न्यूली सेटअप बिजनेस है, मान लो जिसने दिसंबर में ही स्टार्ट करा है बिजनेस, तो जिस डेट पे वो स्टार्ट करेगी वही उसका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा और उसका जो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होगा 31 मार्च को ही ख़त्म होएगा, चाहे वो कभी भी सेटअप हुई हो। तो इस केस में उसका पहला प्रीवियस ईयर 12 महीनों से कम का हो सकता है, लेकिन असेसमेंट ईयर पूरे 12 महीनों का होगा। फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर प्रीवियस ईयर भी होता है और असेसमेंट ईयर भी होता है। फाइनेंशियल ईयर इट इज़ अ प्रीवियस ईयर इसीलिए जो इनकम हम अर्न करते हैं पिछले साल में, वो असेसमेंट ईयर जिस ईयर में हम पिछले साल की इनकम के ऊपर टैक्स पे करते हैं वो चीज़। फिर इसके बाद ना कुछ इसकी एक्सेप्शन दी गई है, इसमें मतलब क्या है कि जिस ईयर में हम इनकम अर्न कर रहे हैं ना उसी ईयर में हमने टैक्स पे करना है, तो कुछ इसकी एक्सेप्शन दी गई है। पहले आते हैं इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट फ्रॉम शिपिंग बिजनेस। कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन है, शिपिंग बिजनेस से अगर उसकी इनकम हो रही है, अगर वो शिपिंग बिजनेस से कुछ भी कमा रहा है तो वो उस मान लो इस साल उसने कमाया तो इसी साल वो पर्सन उसे वो टैक्स पे करके चलेगा। जैसे कोई शिपिंग बिजनेस है, कोई भी इनकम हुई है, कोई भी पैसेंजर कैरी आउट करा है, यहाँ से कोई दूसरी कंट्री में गया है, क्या पता वो वापस यहाँ आए ना आए, वहाँ से और जगह चला जाए, तो वो तो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा यहाँ का, तो जिस ईयर में इनकम अर्न करेगा उसी में उसे पे करनी पड़ेगी। फिर ये सेक्शन 172 के अंदर डिफाइन किया गया है। फिर आता है इनकम ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया। मतलब मान लो कोई पर्सन है वो इंडिया छोड़ के जा रहा है, मतलब इस साल
वो इंडिया छोड़ के जा रहा है और आज के टाइम पे ना तो उसकी कोई इंटेंशन है वापस आने की इंडिया में। तो इस पर्पज़ के लिए जिस ईयर में उसने इनकम अर्न करी है उसी ईयर में उसे टैक्स पे करना होगा, वो उसके लिए लाइबल होगा। सेक्शन 174 के अंदर डिफाइन किया गया है। फिर आता है इनकम ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन, BOI, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिक्शन पर्सन फॉर्म फॉर पर्टिकुलर इवेंट और पर्सन। कोई AOP होगी, BOI होगी, आर्टिफिशियल पर्सन होगी, किसी पर्टिकुलर इवेंट या पर्पस के लिए कोई इनकम अर्न करी है। मान लो AOP और BOI ये कोई आर्टिफिशियल ज्यूरिडिक्शनल पर्सन है, वो किसी पर्टिकुलर इवेंट और पर्पस के लिए ही इनकॉर्पोरेट और एस्टैब्लिश की गई है और वो उसी टाइम मतलब उसी असेसमेंट ईयर में डिज़ोल्व हो जाती है जब उन्हें फॉर्म और एस्टैब्लिश किया गया था। तो वो उसी ईयर में इनकम के ऊपर टैक्स पे करने के लिए लायबल होगा। तो ये सेक्शन 174A में डिफाइन किया गया है। फिर 4 पॉइंट आता है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। टैक्स को अवॉइड करने के लिए कई बार क्या होता है, पर्सन ना अपनी प्रॉपर्टी हस्बैंड अपनी वाइफ के नाम कर देता है ताकि सोचता है वो टैक्स से बच जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट सेम टाइम पे ही टैक्स चार्ज करेगी उस पर जिस टाइम वो ट्रांसफ़र करेगा उस प्रॉपर्टी को। तो सेक्शन 175 के अंदर डिफाइन किया गया है। फिर लास्ट पॉइंट आता है ऑन डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। किसी प्रोफेशन या बिजनेस को हम डिसकंटिन्यू कर रहे हैं तो इनकम ऑफ पीरियड जो एक्सपायरी हो जाता है ना प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर के लिए, इन विच बिजनेस ऑफ जिस ईयर में वो डिसकंटिन्यू हो रहा है, जब वो स्टार्ट हुआ था और जब वो डिसकंटिन्यू हो रहा है तो उस डेट तक वो टैक्स पे करने के लिए लाइबल होगा सेम असेसमेंट ईयर में। ये 176 सेक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है। फिर नेक्स्ट आता है प्रीवियस और फाइन असेसमेंट ईयर के बीच में डिफरेंस क्या है। जो प्रीवियस ईयर है वो तो सेक्शन 3 के अंदर डिफाइन किया गया है, जबकि असेसमेंट ईयर सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 के अंदर। प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है कि फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रोसीडिंग असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर मतलब जो 12 मंथ्स का होता है, फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल के पहले दिन पे शुरू होता है और 31 मार्च की एंडिंग में ख़त्म होता है नेक्स्ट ईयर की। फिर आता है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर ना 12 महीनों से कम टाइम पीरियड का भी हो सकता है इनकेस अगर कोई न्यूली सेटअप बिजनेस है तो। असेसमेंट ईयर पूरे 12 मंथ्स का होता है। ईयर इन विच इनकम, जिस ईयर में हम इनकम अर्न करेंगे वो प्रीवियस ईयर होगा। जिस ईयर में नेक्स्ट ईयर जिसमें हम पिछले साल की इनकम पर टैक्सेबल होंगे वो असेसमेंट ईयर माना जाएगा। फिर आता है मैक्सिमम मार्जिनल रेट। इसका मतलब क्या है कि जो रेट ऑफ इनकम टैक्स है जिसमें इनकम टैक्स के ऊपर सरचार्ज इंक्लूड है। रेट ऑफ इनकम टैक्स एप्लीकेबल इन रिलेशन टू हाईएस्ट स्लैब। जो रेट ऑफ इनकम टैक्स होगा वो एक हाईएस्ट स्लैब ऑफ इनकम के रिलेशन में अप्लाई किया जाएगा, जैसे इन केस इंडिविजुअल हो गया, AOP हो गया, BOI हो गया। जो एक रेलिवेंट ईयर में फाइनेंशियल एक्ट के अंदर स्पेसिफाई किया गया था। इसमें एक नोट दे रखा है, जो इनकम टैक्स की जो रेट होता है एक हाईएस्ट स्लैब ऑफ इनकम फॉर असेसमेंट ईयर के लिए वो 30% होता है। सरचार्ज 10% भी होता है, 15% का होता है, 25 का, 37% का, एज जो भी केस वहाँ पर दिखाया जाएगा। फर्दर और क्या इसमें ऑन अमाउंट ऑफ जो इनकम टैक्स की अमाउंट और जो सरचार्ज है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो भी यहाँ पर लेवेबल होगा 4%। इसमें सरचार्ज ऐड करने के बाद ही मार्जिनल रेट, मैक्सिमम मार्जिनल रेट यहाँ लगाया जाएगा। इसे सेक्शन 2 सबसेक्शन 29C के अंदर डिफाइन किया गया है। उसके बाद आता है पैन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर। ये नंबर हमें ना पूरी लाइफ टाइम में ना सिर्फ एक ही बार हमें मिलता है, ये हमें संभाल के रखना होता है। इस पे जो हमें नंबर मिलता है ना वो सबका अलग अलग नंबर होता है। मान लो अगर हम गुम कर देते हैं तो वही नंबर हमें फिर से मिलता है, हमें चेंज होके वहाँ पर नहीं मिलता। जैसे आधार कार्ड का नंबर हमारा फिक्स है, वैसे पैन एक नंबर होता है जो एक असेसिंग ऑफिसर किसी पर्सन को अलॉट करता है उसकी आइडेंटिफिकेशन के पर्पस के लिए। ये एक आइडेंटिफिकेशन प्रूफ होता है। इसमें 10 अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होते हैं। जो पैन का जो 4th नंबर होता है ना वो हमारे स्टेटस को शो करता है। कैसे अप्लाई कर सकते हैं पैन? अगर SSC है
उसे पेन अलॉट नहीं किया गया तो उसे फॉर्म 49A के अंदर अप्लाई करना होगा एक प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर। असेसिंग ऑफिसर के पास ये भी पावर है कि वो किसी पर्सन को पेन अलॉट भी कर सकते हैं अगर वो पर्सन टैक्स पे कर देता है। तो एक बार जब अगर पेन अलॉट कर दिया जाता है तो ये नंबर उन सभी रिटर्न्स कॉरेस्पॉन्डेंस विद इनकम टैक्स अथॉरिटी पेमेंट के लिए जो चालान होता है जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं बोर्ड के द्वारा सब में इसे कोड कर दिया जाता है, रजिस्टर हो जाते हैं ये सभी जगह। तो जो पेन है वो हमें एक ही बार मिलता है, इसके अंदर हमारा एड्रेस, नेम, नेचर ऑफ बिजनेस जो हमने कैरी आउट किया वो सभी कुछ इसमें होता है। नाउ जो एसएससी है अब पेन की जगह आधार नंबर भी यूज़ कर सकता है। फिर उसके बाद आता है 10 यानी टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। इसे सेक्शन 203A के अंदर डिफाइन किया गया है। एवरी पर्सन जो TDS और TCS जो जिसे 10 अलॉट नहीं किया गया है तो वो इसके डुप्लीकेट यानी फॉर्म नंबर 49B में अप्लाई कर सकता है जब वो TCS और TDS कट जाएगा, मतलब 1 महीने के अंदर अंदर उसे अप्लाई करना होगा उसके लिए। जब टैक्स कट जाएगा ना, टैक्स काटने के लिए ना 10 नंबर होना वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब अगर हमें 10 मिल जाता है, हमें अलॉट कर दिया जाता है, देन ये नंबर ना एक प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट में कोड कर दिया जाता है। तो इस चैप्टर में बस आपका ये जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन वाला टॉपिक है ये वाला टॉपिक आपका रह गया है, बाकी तो सारा टॉपिक क्लियर हो गया। ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे, वहाँ पर हम इसे समझेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप गाइस आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू गाइस।